हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टॉपिक मैनिया में एक नए एपिसोड में। और जो आप लोग कमेंट और मोटिवेशन लाइक से बढ़ाए हो ना, वो सच में हमें तिगुना काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। और यही एक चीज़ है कि आप देख रहे होगे कि टॉपिक में इतना डीपली रिसर्च्ड रहता है, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि आपको मज़ा ही आ जाता होगा। तो आपका अगला टॉपिक, अगला एम, अगली चीज क्या है, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके से कमेंट और लाइक बस बनाए रहो। आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स में दे दूंगा कि जो श्योर शॉट आपके एग्जाम में आएंगे। आज भाई साहब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, वो आज का नहीं, जेई का पूरा इतिहास। 2021 तो एकदम पसंद था, 2022 में 4-5 पेपर में कॉर्नर मिल गया। अब ये चीज समझना है हमें कि कॉर्नर में आपने सिर्फ 2-4-5 चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन आज इसका पूरा रिसर्च हम करने वाले हैं पीएचडी लेवल तक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये मत सोचना कि यार 4 नंबर मिल जाएगा इससे और क्या होगा। धीरे धीरे करके ही घड़ा भरता है, ऐसा नहीं एक दिन में भर जाएगा। मोटिवेटेड रहो, काम करते रहो, देखो वन डे आपको सफलता जरूर मिलेगी, किसी भी हाल में मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज कॉर्नोट इंजन के बारे में। कॉर्नोट इंजन के पहले बहुत सारे हीट इंजन को समझने की कोशिश करिए। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, क्या क्या चीजें होता है। जब आप लोग आईआईटी एनआईटी में जाएंगे तो पहले साल में वर्कशॉप में आपको समझाया जाएगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल्स क्या होता है, 2 स्ट्रोक साइकिल्स क्या होता है, किस तरीके से स्पार्क होता है। तो बेसिकली इंजन के बारे में हमको आज नहीं समझना है, हमें समझना है डायरेक्टली अपने टॉपिक कॉर्नोट के ऊपर। कॉर्नोट के ऊपर समझने से पहले ये आपको एक तरीके का एक प्रोसेस दिख रहा होगा, एक सिलिंड्रिकल पंप दिख रहा होगा जिसमें एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर की मदद से एक प्रोसेस होता हुआ दिख रहा होगा जो कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में यहां पर एक छोटा सा डॉट लेवल दिख रहा होगा जो कि एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, ए से बी, बी से सी से डी एंड डी से डायरेक्टली ए। तो ये 4 प्रोसेसेस होता है, हम धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। कॉर्नोट के बारे में समझो, सिंपल सा एक इंजन है यार, और कुछ नहीं है, जो एक प्रस्तुत किया हुआ कार्य को करने की शैली रखता है, सिंपल। अब कॉर्नोट के बारे में थोड़ा समझो पहले। निकोलस लियोनार्ड सैडी कॉर्नोट 1796 से 1832 एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिन्होंने एक पब्लिश किया था रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर इन 1824। कॉर्नोट के आने के पहले बहुत सारे हीट इंजन थे, बट कॉर्नोट का जितना इफिशियंसी है उतना किसी हीट इंजन की इफिशियंसी नहीं है। अगर हम लोग फ्रिक्शन, जो बेसिकली जो मशीनरीज पावर कटिंग है, जो मशीनरीज ट्रांसमिशन कटिंग है, उसको हटा के देखें तो कॉर्नोट सबसे ज्यादा एफिशिएंसी प्रोड्यूस करने वाला इंजन है। द बुक प्रपोज्ड अ जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ हीट इंजन्स एज वेल एज एन आइडियलाइज्ड model of a thermodynamic system for a heat engine that is now known as the Carnot cycle. Carnot developed the foundation of the second law of thermodynamics and it is often described as father of thermodynamics. तो Carnot ने सेकेंड थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का विख्यात किया और एक आइडियलाइज्ड कॉर्नोट साइकिल बनाया। इसके पहले क्या नहीं था हीट इंजन, बट दे आर नॉट आइडियलाइज्ड, दे आर नॉट फंडामेंटली प्रूवन, दे आर नॉट फंडामेंटली ड्राइवन। आगे बढ़ते हैं। अब जो कार्नोट की साइकिल है, उस कार्नोट के साइकिल में 4 तरीके के प्रोसेसेस हैं। उन चारों प्रोसेसेस को फटाफट समझिए और मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत मजा आने वाला है हम लोग को। यही तो सबसे बेहतरीन चीज है इस टॉपिक में कि क्या मजेदार चीज पढ़ते हैं हम लोग। पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस एक्सपेंशन। पहले प्रोसेस में आइडियल गैस किसी सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है कुछ अमाउंट का हीट और किसी हायर टेम्परेचर पे कुछ वर्क करता है सराउंडिंग के लिए। सेकेंड जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन है। इस प्रोसेस में सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द गैस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड डू वर्क ऑन सराउंडिंग विच कॉजेज द सिस्टम टू कूल अ लोअर टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर में हायर, दूसरे टेम्परेचर में लोअर। थर्ड, अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस कंप्रेशन प्रोसेस। This is reversible, this is reversible, this is reversible, this is reversible. So what is difference between reversible and irreversible process? आपके दिमाग में ये सब सवाल मेरे बोलने से पहले क्लिक करने चाहिए। And you guys will write down in the comment section difference between reversible and irreversible processes. भले मैं बता दूंगा लेकिन आप उसको कमेंट में लिखोगे। It's my homework to all of you. ठीक है, भले मैं आगे बताने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि बिना फील्ड के फिजिक्स क्या है। उसके बाद ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल गैस कंप्रेशन, यहां एक्सपेंशन था, कंप्रेशन था। इन द प्रोसेस सराउंडिंग्स डू वर्क टू द गैस एट टेम्परेचर लोअर एंड द कॉज ऑफ लॉस ऑफ हीट दैट इज क्यू आउट। अभी सब समझेंगे।
Fourth process is a reversible adiabatic gas compression process. In this process, the system is thermally insulated, surrounding continue to do work, and the gas which causes to rise back to higher temperature. तो हो क्या रहा है, एक साइकिल हो रही है, बढ़ा घटा घटा बढ़ा, बढ़ा घटा घटा बढ़ा। अब आपको समझाऊंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन मेरा इसके पहले आपसे एक सवाल है कि भाई ये क्या है, ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल समझे तो पहले, क्या रिवर्सिबल होता है, क्या इरिवर्सिबल होता है। तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो हियर वी गो। A reversible process is one which can made to retrace its path exactly. जहां से आया, जहां से चला, क्या वहां वापस जा सकता है? यस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। A process is reversible when the successive steps of process are infinitely small. Quasi-static process या consolidated process are known as reversible process. जैसे आपने यहां पर quasi-static process या quasi-equilibrium processes के बारे में सुना होगा। With a reversible process, it is possible to restore the system to its original state without needing an external agent or changing its surrounding. यदि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो आप उसके प्रीवियस स्टेट पे उसको ले जा सकते हो। यू डोंट नीड टू चेंज एनी सिस्टम, यू डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस एनी एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फैक्टर। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर एन abstractions that adds the analysis of real processes. Now you can predict from future, from past कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या होने वाला है, if there will be a reversible process occur. तो कार्नोट का थ्योरम, कार्नोट का इंजन सारा रिवर्सिबल पे चलता है। A reversible process is a standard of compression for an actual system. जितने भी एक्चुअल सिस्टम बनते हैं उन सब के प्रोसेसेस का जो कंप्रेशन होता है, या कह सकते हो कि जो एजेंडा होता है जिस पर वो वर्क करते हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल। Truly reversible thermal processes would require an infinite amount of time for completion. अब चूंकि तुम्हें पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे एजेंडा हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर, अगर कोई बहुत एकदम आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ना तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ये रिवर्सिबल के बारे में पता चल गया। इसी का उल्टा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब समझ में आया कि कार्नोट किस पे बेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट क्या क्या है कार्नोट के, एक इंजन के कंपोनेंट क्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई भी इंजन परफॉर्म करेगा तो आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जैसे सोर्स क्या होता है, जो आपने टेम्परेचर दिया उसको हम लोग सोर्स टेम्परेचर T1 बोलेंगे। दूसरा क्या हुआ कि जब आप कोई टेम्परेचर दोगे तो सिंक टेम्परेचर भी साथ में आएगा, जो डूब जाता है, जो डूब, सिंक मतलब जो आपने आउटर निकाला या जो निकला। और तीसरा क्या होगा, यहां पर एक वर्किंग सबस्टांस होगा, इस वर्किंग सबस्टांस के ऊपर ही तो वर्क होगा कुछ ना कुछ अमाउंट का, और हम लोग इसको W के नाम से बोल रहे हैं, W रिप्रेजेंट वर्क। अब होगा क्या कि जैसे मान लो हमने कोई सिस्टम बनाया, तो मान लो ये मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा एक मटेरियल है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहां पर एक टेम्परेचर देंगे, ये सिंक होगा और यहां से कुछ अमाउंट का वर्क निकलेगा। तो एक बेसिक सा प्रोसेस मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, आप इसे समझ रहे हैं कि कार्नोट में एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, एक वर्किंग सबस्टांस होता है, ठीक है ना। और इस तरीके से इसको परफेक्टली इंसुलेट कर देते हैं कि जो वर्किंग सबस्टांस है ये एडियाबैटिक एक्सप्रेशंस या एडियाबैटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। तो तीन कंपोनेंट हमने आपको बता दिए। एडियाबैटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सबस्टांस होता है उसको हम इंसुलेट कर देते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब कार्नोट के साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। कार्नोट के साइकिल में 4 प्रोसेसेस है। दिस इज 1A B C D A। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेसेस के बारे में यहां पर दिखाया गया है, और चारों प्रोसेसेस के बारे में मुझे लगता है कि हर बच्चा जो जो यहां पर है पहले से थोड़ा बहुत जानता होगा। अब हमें इन 4 प्रोसेसेस को समझना है, करना है, और किसी भी तरह हमें यहां से एक कंक्लूजन पॉइंट बना के निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बहुत माइंड को शांत रखिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया P1 V1 T1, यानी प्रेशर 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 और टेम्परेचर 1। बी कंपोनेंट, बी का कोऑर्डिनेट हो गया P2 V2 एंड T2। सी का हो गया P3 V3 एंड T3। बिल्कुल आप देखिए,
अगर आप थोड़ा सा भी उत्सुक हो जाएंगे कि नहीं यार मेरे को तुरंत आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। एंड डी कंपोनेंट हो जाएगा P4 V4 एंड T4। अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी है। ए कंपोनेंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो है P1 V1 एंड T1। अब आप बताइए यहां से यहां जाने में, जहां P2 V2 T2 है, क्या यहां से यहां जाने में टेम्परेचर का कोई चेंज हो रहा है? क्या यहां से यहां जाने में कोई टेम्परेचर का चेंज हो रहा है? सोच के बताइए। टेम्परेचर तो आइसोथर्मल है, तो अगर आइसोथर्मल है तो यहां का टेम्परेचर बराबर होगा। तो वी कैन राइट एज PB इज इक्वल टू नथिंग बट P1 V1 T1। क्यों हमने T1 लिखा? क्योंकि वहां जाने पे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, लेकिन यहां से यहां जाने में क्या कंपोनेंट चेंज हो जाएगा? क्या यहां पर जो T3 लिखा है वो T3 होगा या किसी के साथ समानता होगा? कभी समानता नहीं होगा। यानी C पॉइंट का कंपोनेंट मैं एग्जैक्टली इसको, अरे ये P2 V2 होगा, मैं C पॉइंट का कंपोनेंट एग्जैक्टली ऐसे ही लिख सकता हूं। हाँ, यहां पर मैं P3 लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा V3 और यहां पर मैं T2 लिख दूंगा। T2 कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि T3 है तो मैं उसको जनरली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, यहां से यहां जाने पे भी तो आइसोथर्मल है, भले कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन आपको पता है। अब यहां का मतलब है थोड़ी कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। तो डी पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो P4 V4, T2। ये कोऑर्डिनेट कितने लोगों को समझ में आया? एकदम देखो, एकदम सिंपल तरीके से समझो, मैं भगा नहीं रहा हूं, आपको भागना नहीं है, आपको सिंपली समझना। अगर नहीं समझ में आया, किस बात का टॉपिक रिवीजन भाई, किस बात का टॉपिक रिवीजन, मजा ही क्या रह जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं एक काम करता हूं आपकी सुविधा के लिए, अब जहां जहां हमने अपना काम किया है वहां वहां पे हम टेम्परेचर को मिटा रहा हूं और टेम्परेचर की जगह मैं एक नया टेम्परेचर लिखने जा रहा हूं। आप सभी लोग मेरा साथ देंगे, कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए आप लोग भी अपने साथ सोचते रहेंगे मैंने क्यों किया हूं। मैं आइसोथर्मल है P1 V1 T1, यहां P1 V2 T1। अच्छा जी, यहाँ T2 हो गया, अच्छा जी यहाँ T2 हो गया, खत्म। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जो मैंने इतना इलॉबरेट आपको किया है इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो भाई मतलब रह गया कि सौरभ भैया चारों प्रोसेसेस को समझा दो। और मेरे भाई आपको भी पता है कि प्रोसेस नंबर 1 क्या है? ए से बी जाने में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब देखो पूरा थर्मोडायनेमिक्स तुमको इसमें समझ में आने लगेगा। अगर थोड़ा देर मुझे दे दिए ना, 5 मिनट, भागने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, 4 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएंगे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या है? अगर मान लो यहां पर Q1 अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब किया इसने, क्यों? क्योंकि भाई जब भी आप कुछ टेम्परेचर दोगे तो कुछ अमाउंट का वो हीट एब्जॉर्ब तो करेगा। अब सोर्स तो लगा ही लगा है, अगर सोर्स ने सपोज करो Q1 अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब किया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सोर्स, तो क्या वो कोई कार्य करेगा? लेट इट बी W अमाउंट ऑफ वर्क। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमने किसी सोर्स पे Q1 अमाउंट का हीट दिया, उसकी वजह से W अमाउंट का वर्क हुआ, या मान लो W1 हुआ, क्योंकि कई प्रोसेसेस हैं तो हम लोग खो ना जाए। तो वर्क डन की परिभाषा कहती है कि Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो क्या ये nRT1 ln चेंज इन वैल्यूम दैट इज V फाइनल अपॉन V इनिशियल लिखा जा सकता है क्या? अगर प्रेशर के टर्म में लिखते तो उल्टा कर देते। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में तो डेल्टा U बेचारा हो जाता है 0, है या ना? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं nRT1 ln वैल्यूम फाइनल क्या है? V2, वैल्यूम इनिशियल क्या है? V1। सो दिस इज माई W1 इज इक्वल टू Q1। क्या मेरी पहली बात आपके दिमाग में चली गई? हमें बेसिकली करना क्या है? यहां का वर्क, यहां का वर्क, यहां का वर्क, यहां का वर्क। क्यों? इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है बाद में मैं समझाऊंगा, अभी पहले ये समझो कि भाई यहां से लेके कहां गया, ये कहां गया? हाँ, पहले फॉर्मूला ये समझो कि यहां से लेके यहां तक सारे वर्क को हमको जोड़ना है, सारे वर्क को हमको निकालना है, दैट्स इट, हमारा काम इतना है सिर्फ। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया। नाउ मूविंग अहेड टू सेकंड प्रोसेस। अब मुझे कोई बताएगा कि सेकंड प्रोसेस हम क्या लेंगे? हमारा सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा? यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो? या यहां से लेके यहां तक ले लो।
जो भी आपको मन करे। तो हमने आइसोथर्मल लिया है, मैं फिर से एक बार आइसोथर्मल लिख दूं ताकि आपको एक बार सिस्टम समझ में आए। अब आइसोथर्मल क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। कहां से कहां तक, सी से लेके डी तक, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब देखो, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है तो जब हीट लिया कंप्रेशन के समय, लेट सपोज Q2 अमाउंट का हीट इजेक्ट किया गया, हीट इजेक्ट किया गया। क्यों इजेक्ट किया जा रहा है भाई, आपने कुछ अमाउंट का दिया तो कुछ अमाउंट का इजेक्ट भी होगा, ठीक है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो ये इजेक्ट किस में जाएगा, सिंक में जाएगा। और चूंकि यहां पर एक स्टेप हो गया W1, एक स्टेप हो गया W2, यहां पर हो जाएगा W3, यहां हो जाएगा W4, तो मान लेते हैं कि W3 अमाउंट ऑफ वर्क यहां पर हुआ। सोचो सारा क्या सारा खेल वही हो जाएगा, यानी Q2 इज इक्वल टू, इसको Q3 बोल देते हैं ना, ताकि हमारा जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो भी आसान सा हमें दिखेगा, या जैसी आपकी इच्छा। चलो Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू NRT, टी की जगह क्या लिखोगे, T2 लिखोगे, समझ रहे हो। और यहां पर क्या लिखोगे, लॉन, वॉल्यूम क्या लिखोगे, फाइनली कहां तक पहुंचा, V4 तक पहुंचा, और स्टार्ट कहां से था, V3 से था, तो V4 बाई V3। क्यों, क्योंकि यहां पर भी तो डेल्टा U जो है अपना 0 है। मान रहे हो मेरी बात, एकदम अच्छे तरीके से मान रहे हो। लेकिन यहां पर एक साइन लगा देना, दैट इज माइनस। क्यों, क्योंकि दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन में माइनस का साइन आ गया। अच्छा जी, क्या हो गया, Q2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू माइनस NRT2 लॉन V4 अपॉन V3। ये हो गया मेरे पास W3। देखो W1 W3 निकल गया। अब क्या निकालना है, सोचो, अब क्या निकालना है, एडियाबैटिक कंप्रेशन निकाल लो एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन निकाल लो, सॉरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन निकाल लो। समझ रहे हो, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस पे आ जाते हैं, चलो दूसरे प्रोसेस पे मैं आ जाता हूं। सेकेंड प्रोसेस यानी थर्ड प्रोसेस मेरा क्या है, यहां से हम लोग एक बार देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस मेरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइए यहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको देख लो। अच्छा जी, ये प्रोसेस हुआ कहां से कहां है, ये प्रोसेस कहां से कहां हुआ है, ये देखिए, ये प्रोसेस आपका हुआ है बी से लेके सी तक। मेरी बात समझ में आ रही है, बी से लेके सी तक। अब अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सोच के देखो, तो इस वाले फेज में W2 अमाउंट ऑफ वर्क हुआ होगा। और तुमको पता है कि एडियाबैटिक के समय में टेम्परेचर और हीट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो W2 निकालने का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या ये NR डेल्टा T यानी T फाइनल माइनस T इनिशियल होता है अपॉन गामा माइनस 1। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन चूंकि यहां पर प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है, ये बात समझना, तो यहां पर फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियल और इनिशियल कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल में। ये बात याद रखना, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है एडियाबैटिक। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूं, दिस विल कन्वर्ट एज NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा ये वाला टेम्परेचर हो गया T1, ये वाला टेम्परेचर T2, प्रोसेस इधर से है तो T1 माइनस T2 ये होगा। तो दिस इज माई वर्क नंबर 2। नाउ फोर्थ पार्ट इज कि भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक ये वाला प्रोसेस हमें निकालना है, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी कुछ नया थोड़ी है। सोचो, क्या एडियाबैटिक कंप्रेशन में कुछ नया हो जाएगा क्या, सिंपली आप क्या लिखोगे, यहां पर W4 लिखोगे। W4 क्या हो जाएगा, NR बाई गामा माइनस 1। यहां पर जो हमारा होगा टेम्परेचर वो क्या है, यहां का टेम्परेचर T2, यहां का टेम्परेचर T1, सो फाइनली दिस विल बी T2 माइनस T1। Are you getting my point? Are you getting my point? Just add minus sign because it's a compression. Okay, all good, all clear. So now we have a net theory, that is we have to calculate W total. So W total is nothing but W1 plus W2 plus W3 plus W4. So अगर मैं यहां से लिखूं, so this will be NR T1 minus T2 divided by gamma minus 1 plus NR T2 minus T1 upon gamma minus 1। ये माइनस का साइन रहेगा, प्लस जो हमारा W2 है एंड जो हमारा W1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हमने क्या किया, एक W टोटल निकाल दिया। देखिए इतना ज्यादा आपको करना नहीं होता एग्जाम में, बट मुझे
आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पढ़ाना है। मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं सकता, कुछ भी आपको पढ़ा के दे दूं और आप उसको लेके निकल जाओगे, तो ये नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एडअप करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसके लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, ठीक है। या मैं खुद वीडियो को कहिए तो मैं पॉज करके यहाँ पर लिख लेता हूं एंड देन मैं आपको मिलता हूं, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट करने का हमारा भी नहीं मन है, ना आपका मन है कि थोड़ा भी टाइम हमारा वेस्ट हो। सो लेट मी गिव क्विक। सो गाइस, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये। अगर आप इसको एडअप करेंगे, दैट इज NR T1 ln V2 upon V1 minus T2 ln V3 upon V4, दैट इज W टोटल। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था यार, हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना था इफिशियंसी। और इफिशियंसी का फॉर्मूला और सिंबल देखिए, दिस इज नोन एज इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क, टोटल वर्क डन बाय इंजन, वर्क डन बाय इंजन। तो वर्क डन बाय इंजन में टोटल कितना हो गया, ये W अमाउंट का वर्क डन हो गया, अपॉन आपने कितना सोर्स को दिया था हीट, यानी इंजन ने सोर्स से कितना एब्जॉर्ब किया था हीट, ये था Q1। नाउ आपको यहां पर सारी की सारी वैल्यूज को रखना है। तो हम अगर इसको रखें तो दिस विल बी NR T1 ln V2 by V1 minus T2 ln V3 by V4. Okay, are you getting my point? Okay, divided by Q1 कहां से आएगा, so we have already calculated Q1. Q1 is nothing but NR T1 ln V2 by V1. So NR T1 ln V2 by V1. Now the system is कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए, V2 V1 V3 V4 V2 V1, इन सब में एक रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन जानने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं इस्तेमाल करना है। वापस आइए, जरा वापस आइए ग्राफ के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं, जब भी कभी आपके समक्ष एडियाबैटिक का नाम आता है, जैसे ये B से C क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का एक नियम होता है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर्स, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर T1 V2 जो है, मेरी बात समझ रहे हो, कि पावर गामा -1 कांस्टेंट होगा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, किसके साथ, T2 V3 गामा -1 के साथ, यानी T2 V3 गामा -1 के साथ। ये एक रिलेशन है। क्या इस रिलेशन से हम V2 बाई V3 के पावर गामा -1 बोल सकता हूं, एकदम आसान से। और क्या मैं बोल सकता हूं कि दैट विल इक्वल टू T2 बाई T1, बिल्कुल, हाँ या ना बताइए। सेम तरीका आपको जो बोर्ड्स के लिए पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या यहां से यहां भी ये एक्सप्रेशन लगाया जा सकता है, किसके लिए, T2 V4 गामा -1 दैट इज इक्वल टू एडियाबैटिक के लिए यहां पर T1 V1 के पावर गामा -1, यानी क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V1 के पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। क्या एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को देखूं तो क्या एक नई चीज मिल रही है, आप अगर खोज पाना तो बताना, दैट इज V2 बाई क्या कटेगा, V2 बाई क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, एक मिनट, V2 बाई V3 अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 बाई V3, टेम्परेचर खत्म, इधर आ जाएगा V2 बाई V3 एंड इधर बच जाएगा आपका V4, मतलब V1 अपॉन V4। ये आपका एक रिलेशन हो गया। दिस इज योर परफेक्ट रिलेशन अपॉन सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। It means if there is adiabatic expansion and adiabatic compression, then you can relate V2 upon V3 is equal to V1 upon V4. It means V1 times V3 is equal to V2 times V4. It means V2 by V1 is equal to V3 by V4. So if V2 upon V1 is exactly equal to V3 upon V4, can you solve the equations further? क्या इस इक्वेशन को आप यहां नहीं यूज कर सकते, जो एक्सप्रेशन अभी आपने निकाला उसका सहारा लेके, दैट इज V1 बाई V3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू V3 बाई V4। क्या ये और ये इक्वल नहीं है?
बोलिए कितने लोगों को ये चमक रहा है, मतलब एकदम कि भाई आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं कितने सारे प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी इफिशियंसी जो मुझे अपने जेई मेन के फॉर्मूले के लिए यूज करना वो हो जाएगा T1 माइनस T2 बाई T1, यानी 1 माइनस T2 बाई T1। और याद करो यहां पर T2 T1 पहले बता दिया गया है कि सिंक बटे सोर्स, यानी T2 क्या है, सिंक है, 1 माइनस सिंक बाई सोर्स टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन की बात यहां पर हो रही है। ये फॉर्मूला आपके लिए बना है, ये फॉर्मूला आपके लिए उपयोग होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट हजम करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये फॉर्मूला कभी हमें मजा देगा? कभी नहीं मजा देगा। डू नॉट ट्राई टू गेट एनी फॉर्मूला डायरेक्टली कि आजा 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 बस घुस जा, ठीक है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, मैं कुछ मोर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। मोर इंपॉर्टेंट, आपको पता है जेईई मेन 2022 ने सीरीज के ऊपर सवाल पूछा, सीरीज ऑफ कार्नोट, कार्नोट की सीरीज पे सवाल पूछा था। तो कैसे करना है कार्नोट की सीरीज का सवाल, उसके पहले ये समझो कि पहली बात तो ये होता है कि ईटा जो है 1 माइनस T1 अपॉन T2 हमने कह दिया, T2 अपॉन T1 हमने कह दिया। देखिए यही गड़बड़ी आप भी करेंगे जो मैं कर रहा हूं, तो ये गड़बड़ी आप मत करिएगा। 1 माइनस T2 अपॉन T1 ये हमने कह दिया। अब होगा क्या कि इसका साथ हमें Q का रिलेशन भी दे सकता है। सो ईटा इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, बस वही सोर्स और सिंक की तरह ही परफॉर्म करेगा, ये सोर्स और सिंक की तरह ही परफॉर्म करेगा। तो अगर हमें सीरीज ऑफ कार्नोट दिया, इसका मतलब जानते हो, एक सोर्स ये हो गया, इस सोर्स के लिए एक वर्किंग सबस्टांस हो गया, इसका ये सिंक हो गया। तो ये मैं बोल दिया सोर्स, ये हो गया वर्किंग सबस्टांस, ये हो गया सिंक। अब देखो इसका जो सिंक का टेम्परेचर होगा ना, ये एक अगले के लिए सोर्स बन जाएगा। ये वर्किंग सबस्टांस हो गया, ये सिंक हो गया। अब समझो मेरी बात, बहुत ध्यान समझना। देखो ये तुम्हारा सोर्स हो गया, तुमने बोला कि भाई मेरा जो सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 है। अब सोर्स के लिए जो पहला वर्किंग सबस्टांस है ये हो गया, सपोज करो ये W1 वर्क कर रहा है। अब तुमने यहां पर कुछ अमाउंट का हीट इंजेक्ट किया होगा Q1, यहां से कुछ अमाउंट का हीट निकल रहा होगा Q2। ये जो Q2 जाएगा और यहां से जो सिंक टेम्परेचर T2 होगा, ये T2 टेम्परेचर और ये Q2 हीट इस वर्किंग सबस्टांस के लिए सोर्स बन जाएंगे। यानी ये Q2 इधर निकलेगा Q3 और इधर निकलेगा W2। तो बस सिंपल सा है, लॉजिक समझो। और यहां T3 हो जाएगा सिंक टेम्परेचर, तो सोर्स T1, सिंक T2, सिंक 3 T3। ये जो सिंक है ये दूसरे वाले के लिए सोर्स है। अब अगर ऐसे कंडीशन में आ गया तो W क्या होगा बच्चों, W होगा W1 प्लस W2, यानी जो भी टोटल वर्क होगा दैट इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अच्छा, ये जो Q1 है ये क्या सबका बाप है? देख के देखो, Q1 सबका बाप है ना, Q1 से ही तो Q2 और Q3 निकल के आ रहा है, सबका बाप है। लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा है भाई, Q1 से ही तो W1 निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है? सो Q1 कैन बी रिटन एज Q3 प्लस W। बोलो यार, W1 प्लस W2 क्या है? W के बराबर है। सो W इज इक्वल टू व्हाट, Q1 माइनस Q3। ये हो गया मेरा वर्क, टोटल जो वर्क है दैट इज Q1 माइनस Q3। और इफिशियंसी क्या होता है, वर्क टोटल अपॉन जो हमने इनिशियल पहला टेम्परेचर दिया है। सो Q1 माइनस Q3 बाई Q1 दैट कैन बी इक्वल टू, टेम्परेचर के टर्म में भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस T3 बाई T1, खत्म। इसके टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस Q3 बाई Q1, इसके टर्म में लिखो 1 माइनस T3 बाई T1। तो देख लो ये सीरीज है, श्योर शॉर्ट सवाल है, श्योर शॉर्ट सवाल आपके जेईई मेन के लिए पूछा जाएगा। ये भैया आपको याद रहना है, किसी भी हाल पे भूलना नहीं है आपको। अच्छा जी, समय बहुत लग गया, चलिए जेईई मेन का सवाल कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको भी थोड़ा जल्दी मैं छोड़ पाऊं, मैं भी आपको। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं एंड देन आप बिना टाइम गवाए इसको करें, मैं बोलूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, ताकि समय बचे मेरा भी आपका भी। चलिए अब तक आपने कर लिया होगा, यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट।
अब देखो मेरे को लगता है कि ये सारे बच्चे 2022 में उठाए होंगे। कार्नेट इंजन है जिसका हीट सिंक है 27 डिग्री। मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया मेरा सोर्स, ये हो गया मेरा वर्किंग सबस्टांस, ये हो गया मेरा सिंक। अच्छा, कार्नेट इंजन हूट सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 273 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 300। एफिशिएंसी 25% बाय हाउ मेनी डिग्रीज टू द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी चेंज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 100%। अरे बाप रे बाप, ये वर्ड यूज करना, बाय 100%। प्रीवियस का 100% तुम्हें उठाना है, गलती तो नहीं करोगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25% है। फॉर्मूला क्या बोलता है, याद करो, 1 बटे सिंक बटे सोर्स बटे इफिशियंसी। आ रहा है, 0.25 कर दो, इफिशियंसी नहीं, आपको परसेंटेज में नहीं रखना है, 0.25। तो 300 बटे T1 इज इक्वल टू 0.25 -1, यस माइनस इधर भी। तो 300 बटे T1 इज इक्वल टू 0.75, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 0.75 सही है। सो T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन, सही है ना, करके देखो 25, हाँ 400। अच्छा, अगर इसकी एफिशिएंसी 100% बढ़ाई जा रही है तो 100% मतलब कितना हो गया, 100% का 100 बटे 100 गुणे 25, यानी इसको 25% से एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। तो नई एफिशिएंसी कितनी हो गई, 25 पहले थी, 25 अब की हो गई, 50% से आपने बढ़ा दिया। अब तो आपने सोर्स और सब निकाल ही लिया है, अब आपको क्या दिक्कत आ रहा है। तो 1/300 बटे T डैश इज इक्वल टू 50 मतलब 0.5 है ना। तो T डैश कितना आ जाएगा, T डैश यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो 600 के आसपास आएगा। बहुत बार करा चुका हूं मैं, इसलिए बहुत दिमाग मत लगाओ, 600 के आसपास आएगा। तो पहले 400 है, दूसरी बार 600 है, तो नेट चेंज कितना है, 200 केल्विन और 200 डिग्री सेल्सियस। बात तो एक ही है, चेंज में केल्विन और क्या, ठीक है। अगला सवाल करा रहा हूं, फिर से वीडियो पॉज करना और फटाक से करना। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये सीरीज वाला है, तुरंत वीडियो पॉज करो एंड फिर से करो, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपने अब तक सवाल पढ़ लिया होगा। टू कार्नेट इंजन ए बी ऑपरेट इन अ सीरीज सच दैट इंजन ए absorb heat at T1 and reject heat at sink at temperature 2, इंजन बी absorb half of the heat। मैं आपको सिंपली ये बात बताना चाहता हूं कि देखो, अगर दो कार्नेट इंजन है तो इस तरीके से इनका डायग्राम बनेगा। एक का वर्किंग ये हो गया, दूसरे का सिंक ये हो गया, तीसरे के लिए सिंक जो है सोर्स बन गया और ये वर्किंग हो गया। अब सवाल ने आपको डिपिक्ट कर दिया साफ साफ कि भैया ऐसा है कि दो कार्नेट इंजन है, एक ए है एक बी है, इन सीरीज सच दैट इंजन ए absorb at heat at T1 and reject heat at sink temperature T। तो ये T हो गया, ये T1 हो गया, यहां पर कुछ वर्किंग होगा W1 का। इंजन B absorb half of the heat ejected by इंजन A। अब देखो यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ी नहीं है। सपोज करो यहां से Q1 अमाउंट का इसने हीट एब्जॉर्ब किया। अब Q1 अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सपोज करो कि कुछ अमाउंट का हीट ये रिलीज करेगा। सपोज करो ये Q2 अमाउंट का हीट रिलीज किया, बट हुआ क्या, यहां पर सिर्फ इसने Q2/2 का हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, कि नहीं भाई मैं इतना ही एब्जॉर्ब करूंगा, एंड रिलीजेस अनदर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि सिंक का टेम्परेचर आपको दिया है T3। अब पूछा है कि व्हेन वर्क इज डन इन बोथ केसेस इक्वल देन, अब तो आसान कर दिया, वर्क डन बोल दिया है तो वर्क आसान कर दिया। दोनों की इफिशियंसी निकाल लेना, जो इफिशियंसी आपका आएगा, और इसके लिए वर्क 1 और इसके लिए वर्क 2 दोनों बराबर कर देना। आई गेस कि आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के इसका जवाब देंगे। आई डोंट वांट टू स्ट्रेस दिस वीडियो एनी मोर। द फॉर्मुलेशन इज वेरी सिंपल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैनी थ्योरेटिकल टॉपिक्स इन प्रीवियस लेक्चर्स, एनटीए मॉक में हजारों जगह, और मैंने भी इसका थ्योरी बताया, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार, मेरे से नहीं हो पाया 25 मिनट के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और अपने रैंकर जेई को आगे बढ़ाते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, मोटिवेशन देते रहें। दैट्स इट, नमस्ते, बाय।